हेलो, वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के ये हमारी कंबाइंड लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे जो हमने पिछले 3 लेक्चर्स में स्कीम्स, पोर्टल्स और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात की थी। ये उसका कंबाइंड लेक्चर है। इसमें आप तीनों लेक्चर एक साथ कवर कर सकते हैं और आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और तो शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर से। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के सिलेबस में हमने पहले के टॉपिक्स में अपने पहले के लेक्चर्स में सारे टॉपिक्स की बात की थी। आज के लेक्चर में हम अभी रिसेंटली एजुकेशन की फील्ड में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, स्पेशली जो पोर्टल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए, एजुकेशन स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, या फिर एजुकेशन का दूर दराज के बच्चों के लिए, रिमोट एरियाज़ के बच्चों के लिए एक्सेस पहुंचाने के लिए, उनको दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाने के लिए जिन जिन पोर्टल्स का इन्वेंशन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ ही जो स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, हम वो देखेंगे। आज के लेक्चर्स में हम स्पेशली पोर्टल ही कवर करेंगे। ज़्यादातर जो बच्चों के लिए पोर्टल्स चलाए जाते हैं एजुकेशन की फील्ड में, आज के लेक्चर हमारा पोर्टल्स पर फोकस रहेगा। तो पहले शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। पहला हमारा पोर्टल है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 यानी कि 24 घंटे दी जाने वाली सुविधा है, जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होती है इसमें, जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाती है, जिससे छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने में मदद मिलती है। यानी कि इसमें एक प्रोग्राम को दिन में 5 बार दिखाया जाता है, 4-4 घंटे के पीरियड्स के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चों को अपने टाइम के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बच्चे देख सकें, जिससे छात्रों को सुविधा का समय चुनने में मदद मिलती है। और चैनल 20 गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। गांधीनगर गुजरात में है। NPTEL, IIT, UGC, CEC, इग्नू, NCERT और NIOS द्वारा सामग्री इसमें प्रदान की जाती है, और ये इनफ्लिबनेट सेंटर वेब पोर्टल का इसका रखरखाव करता है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जितने भी पोर्टल बनाए गए हैं उसमें 99% का रखरखाव इनफ्लिबनेट सेंटर वेब पोर्टल द्वारा किया जाता है। इसलिए याद रखने में भी आपको मुश्किल नहीं होगी कि अगर क्वेश्चन में अगर पूछा जा सकता है कि स्वयं प्रभा या किसी अन्य पोर्टल का रखरखाव किस संस्था द्वारा या किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, तो इनफ्लिबनेट सेंटर वेब पोर्टल या किस वेब पोर्टल द्वारा इनका रखरखाव किया जाता है। आगे है DTH चैनल निम्नलिखित को कवर करेंगे। यानी कि इसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किन किन विषयों को कवर किया जाएगा। विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, आपका प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, मानविकी, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, लॉ, चिकित्सा यानी कि मेडिकल फील्ड, आपकी कृषि, एग्रीकल्चर फील्ड आदि सभी पाठ्यक्रमों के बाद स्नातकोत्तर और अंडर ग्रेजुएट स्तर पर पाठ्यक्रम आधारित सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि MOOCs MOOCs मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए विकसित किए जा रहे मंच स्वयं के माध्यम से अपनी विस्तृत पेशकश में प्रमाणन तैयार करेगा। यानी कि इसमें लगभग उच्च शिक्षा के सभी हायर एजुकेशन के लगभग सभी ही सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। इसी तरह स्कूली शिक्षा जो कि 9 से 12 तक होती है, उसमें शिक्षक के प्रशिक्षण के साथ साथ, यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ साथ भारत के बच्चों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल, उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए, और पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों यानी कि प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी उनकी मदद करते हैं। यानी कि ये स्वयं प्रभा चैनल क्या करता है, स्वयं प्रभा चैनल का एक काम ये भी है कि जैसे 12th के बाद जो बच्चे हायर डिग्रीज की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं, तो ज़्यादातर कोर्सेज में एडमिशन के लिए उन्हें ऑनलाइन एंट्रेंस देना होता, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इन चैनलों पर कराई जाती है। छात्रों की सहायता कक्षा 11वीं व 12वीं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करता है। पाठ्यक्रम आधारित जो भारत और विदेशों में भारतीय नागरिकों के जीवन भर के सीखने वाली ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस तरह के इसमें प्रोग्राम चलाए जाते हैं। फिर है स्वयं, जैसा कि अर्थ है इसका स्वयं एक संस्कृत शब्द से निकला है। इसका संक्षिप्त रूप यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए सक्रिय अध्ययन
एक भारतीय व्यापक खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। ये उसी का ही एक टाइप कह लीजिए, स्वयं प्रभा का ही एक टाइप है। स्वयं एक पहल है जो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार द्वारा सभी उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और कौशल क्षेत्र को कवर करने के लिए वेब पाठ्यक्रमों में एक समन्वित मंच और मुफ्त प्रवेश देने के लिए शुरू किया गया है। इसे 9 जुलाई 2017 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। इन पोर्टल्स में आप ज़्यादातर जो स्कीम्स, मैं अगले लेक्चर में स्कीम्स मैं कवर करूंगा सारी, तो उसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी होंगी, और इसमें भी आपको ब्रॉडली 3 या 4 टॉपिक कवर करने हैं इसमें पॉइंट्स। एक कि ये किस यूज़ में है, इसका एम क्या है, इसको कब बनाया गया था, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो बस ये 3 या 4 टॉपिक आपको पॉइंट्स कवर करने हैं। जहाँ जहाँ मिनिस्ट्री होगी, वैसे मिनिस्ट्री हो तो ज़्यादातर इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही रोल रहेगा ये, लेकिन कहीं कहीं कुछ पोर्टल्स को किसी ऑटोनोमस बॉडी द्वारा या ऑटोनोमस संस्थान जैसे IIT या IISc के द्वारा भी बनाया गया है, तो वो हमें अलग से याद रखना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है, 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। इसमें 9 जो है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स हैं। पहला है AICT, जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग इंजीनियरिंग के लिए, AICT है स्वयं के और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के लिए। फिर है आपका UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए। फिर है आपका CEC शैक्षिक संचार के लिए संघ, कंसोर्टियम, जैसे कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट शिक्षा के लिए है। फिर है आपका NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये स्कूली शिक्षा के लिए है। फिर NIOS राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान, ये भी स्कूली शिक्षा के लिए है। ये सारे कोऑर्डिनेट करेंगे इस स्वयं चैनल को, स्वयं पोर्टल को ये सारे 9 कोऑर्डिनेटर्स मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये बाहर के छात्रों के लिए, बाहर के छात्र मतलब जो डिस्टेंस से लर्निंग लेते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। IIMB भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु प्रबंधन अध्ययन के लिए, मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। फिर NITTTR राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर स्वयं प्रभा पर टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। स्वयं के माध्यम से दिए गए पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। हालांकि स्वयं प्रमाण पत्र चाहने वाले शिक्षार्थियों को अंतिम प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए पंजीकरण करना चाहिए, जो एक शुल्क पर आते हैं और निर्दिष्ट तिथियों पर नामित केंद्रों में व्यक्तिगत रूप से ये प्रदान किए जाते हैं, शामिल होते हैं। तो इसमें आपको एक समझना होगा कि स्वयं पर जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं या जो भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सबकी आप तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कोई बच्चा, मान लीजिए किसी को डिप्लोमा करना है किसी भी स्ट्रीम से मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग से किसी को डिप्लोमा करना है, तो वो डिप्लोमा की सारी पढ़ाई स्वयं चैनल से कर सकता है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाई की जाएगी। लेकिन जो अगर उसको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो उसे एक रीजनेबल प्राइस पे, मिनिमम वैल्यू पर ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनके चार्जेस रखे जाते हैं, तो सर्टिफिकेट इनके चार्जेबल रहते हैं, बाकी इनकी पढ़ाई सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। प्रमाण पत्र के लिए पात्रता की घोषणा पाठ्यक्रम पृष्ठ पर की जाएगी और शिक्षार्थियों को इस मानदंड के मिलान होने पर ही प्रमाण पत्र मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ इसमें यह भी बताई गई है कि जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए मान लीजिए कि किसी सिविल इंजीनियरिंग या किसी भी और कोर्स, मान लीजिए आपको लॉ करना है, LLB करनी है, तो LLB के लिए आपको पता होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रहती है, बैचलर डिग्री। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं LLB की, तो प्रोवाइड तो करा दी जाएगी। लेकिन आप मान लीजिए अब आप सर्टिफिकेट भी चाहते हैं और आप सर्टिफिकेट के लिए फीस भी पे करने को तैयार हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा फीस देने के बाद, जब आपके पास LLB के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आप एक्वायर कर रखे हैं, यानी कि आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हैं, तभी आपको LLB का सर्टिफिकेट पढ़ाई के बाद दिया जा सकता है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, LLB के तरह और भी क्वालिफिकेशंस के आपको सर्टिफिकेट उसी बेसिस पे दिए जाएंगे जो उन क्वालिफिकेशंस को रेगुलर कोर्स में करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की जिसकी आवश्यकता होती है, उसी जैसे आपको बीटेक करना है, बीटेक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास है। तो अब कोई बच्चा स्वयं पोर्टल से पढ़ना चाहता है और बीटेक करना चाहता है, बीटेक की पढ़ाई पढ़ना चाहता है, तो वो सारा सिलेबस कवर कर सकता है। लेकिन अगर वो इसके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा तो उसके पास कम से कम 12th का सर्टिफिकेट ऑलरेडी होना चाहिए, तभी उसको पैसे देकर ये मिल पाएगा बीटेक का सर्टिफिकेट। तो वर्तमान स्वयं मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NPTEL IIT मद्रास ने गूगल
के साथ और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की सहायता से विकसित किया है। यानी कि ये 3 इसमें स्टेक होल्डर शामिल हैं। फिर है आपका आगे राष्ट्रीय एकेडमिक डिपॉजिटरी, NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी की दृष्टि सभी शैक्षणिक पुरस्कारों में एक ऑनलाइन स्टोर हाउस प्रदान करने की पहल से पैदा हुई है। राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी सभी शैक्षणिक पुरस्कारों अर्थात डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि का 24/7 यानी कि 24 घंटे ऑनलाइन स्टोर हाउस है। ये एक तरह से एक स्टोर है जहाँ पर आप यहाँ अपनी सारी डिग्री वगैरह रख सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, जो शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों या पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा विधिवत रूप से डिजिटलीकृत और दर्ज किया जाता है। NAD न केवल अकादमिक पुरस्कार की आसान पहुंच और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि इसकी प्रमाणिकता और सुरक्षित भंडारण की पुष्टि और गारंटी भी देता है। राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी बिल मूल रूप से 5 सितंबर 2011 को पूर्व मानव विकास संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक को मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया, लेकिन 2014 में जैसा आपको पता होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद ये कानून खत्म हो गया। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ये मोदी जी के नेतृत्व में 27 अक्टूबर 2016 को NAD की स्थापना की गई और संचालन पर मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, जो NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और CDSL वेंचर्स लिमिटेड द्वारा सेवित है। इसकी सर्विस इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फिर आपका भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक परियोजना है। इसका उद्देश्य मेटा डाटा को इकट्ठा करना और उसे समाहित करना है और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों साथ ही अन्य प्रासंगिक स्रोतों से पूर्ण पाठ सूचकांक प्रदान करना है। यह एक डिजिटल रिपोजिटरी है जिसमें पाठ्य पुस्तक, लेख, वीडियो, ऑडियो पुस्तकें, व्याख्यान, सिमुलेशन, कथा और अन्य सभी प्रकार के लर्निंग मीडिया शामिल होते हैं। NDLI भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में कई पुस्तकों के लिए निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है। पुस्तकालय को मई 2016 में पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 19 जून 2018 को पुस्तकालय को राष्ट्र को समर्पित किया गया, यानी कि 2018 को लॉन्च किया गया था। पहले पायलट बेसिस पर 2016 में शुरू किया गया, फिर इसको पूर्ण रूप से 2018 को लॉन्च किया गया। फिर आपका शोध सिंधु, ये एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे शिक्षा मंत्रालय के रूप में नाम दिया गया है, ने UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम LIST और INDEST AICTE कंसोर्टियम नाम से 3 कंसोर्टिया पहल करते हुए शोध का गठन किया गया है। ये 3 स्टेक होल्डर इसमें शामिल हैं, UGC और NLIST और AICTE। शोध सिंधु वर्तमान के साथ 10,000 से अधिक मूल जर्नल और विभिन्न विषयों के ग्रंथ सूची, प्रशस्ति पत्र तो तथ्यात्मक डेटाबेसों की बड़ी संख्या में प्रकाशकों, केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज जो UGC अधिनियम के 12B और 12F अनुभागों के तहत आते हैं, इसके सदस्य संस्थानों तक के लिए अभिलेखीय पहुंच प्रदान करता है। फिर आपका ईकल्प, क्रिएटिव डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन नामक इस परियोजना को ईकल्प भी कहा जाता है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन के हिस्से के रूप में प्रायोजित है। ये पहल ईकल्प 3 संस्थानों IIT बॉम्बे में IDC, बेंगलोर में NID और IIT गुवाहाटी में DOD के साथ अन्य डिजाइन संबंधित संस्थानों और संगठनों के सहयोग से विकसित की गई है। और अगर आपको इसका लाभ उठाना है तो आपको इसके लिए DSource नामक वेब पोर्टल पर जाना होगा। इसके लिए DSource नामक वेब पोर्टल बनाया गया है। आप ईकल्प ढूंढेंगे तो DSource की वेबसाइट शो करेगा। ये D-Source इसका ये वेब पोर्टल का नाम है। इस वेब पोर्टल के थ्रू आप ईकल्प की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। विद्वान, अगला है हमारा पोर्टल विद्वान भारत में शिक्षण और अनुसंधान से जुड़े प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अन्य विकास और अनुसंधान संगठन में काम करने वाले वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है। ये विशेषज्ञ की पृष्ठभूमि, संपर्क, पता, अनुभव, विद्वानों के प्रकाशन, कौशल और उपलब्धियों, शोधकर्ता पहचान आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। डेटाबेस को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र इनफिलिपनेट द्वारा ICT NME ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन की से वित्तीय सहायता के साथ विकसित और रखरखाव किया जाता है। निगरानी और मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए मंत्रालयों, सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा
स्थापित विभिन्न समितियों कार्यबलों के विशेषज्ञों के पैनल के चयन में डेटाबेस महत्वपूर्ण होता है। फिर है आपका इसके उद्देश्य क्या है? देश में साथ ही भावी सहयोगियों, वित्त पोषण एजेंसियों के नीति निर्माताओं और अनुसंधान विद्वानों के बारे में त्वरित और सुविधाजनक रूप से जानकारी प्रदान करना, लेख और शोध प्रस्ताव के लिए सहकर्मी समीक्षकों की पहचान करना, चल रहे अनुसंधान परियोजनाओं के लिए संभावित सहयोगी खोजना, उन विशेषज्ञों से सीधे संपर्क स्थापित करना जिनके पास उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक विशेषज्ञता है, वैज्ञानिकों के बीच सूचना आदान प्रदान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना। फिर है आपका इम्प्रिंट, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। एमएचआरडी ने अप्रैल 2015 में एक ज्ञापन जारी कर देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों को एक विशेष पहल बनाने और भारत पर केंद्रित इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान करने के लिए कहा। इसमें आईआईटी कानपुर को राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नामित किया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आईआईटी कानपुर को नामित किया गया, ताकि सभी आईआईटी और आईआईएससी को शामिल करने वाली टीम इम्प्रिंट इंडिया का नेतृत्व किया जा सके। मुख्य समन्वयक के रूप में आईआईटी कानपुर ने समुदायों को आकर्षित करने और 11 मई 2015 इंजीनियर्स दिवस पर इस पहल को शुरू करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया। इम्प्रिंट शिक्षा नीति और अनुसंधान रोडमैप के जुड़वा जनादेश को आगे बढ़ा, यानी कि दोहरे जनादेश को, यहाँ दोहरे ज़्यादा उचित वर्ड है, दोहरे जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग चुनौतियों या लक्ष्य पदों को के रूप में 10 प्रौद्योगिकी डोमेन को परिभाषित किया गया है। फिर है आपका डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन डीआईसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय MEITE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये डिजिलॉकर जो है, ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रमुख पहल है। डिजिलॉकर का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के लिए प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिक के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए है। डिजिलॉकर प्रणाली में जारी किए गए दस्तावेजों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 9 A के अनुसार मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माना जाता है, यानी कि ये उसी तरह आपके वैलिड हैं जिस तरह आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी वैलिड होती है, उसी तरह ये सॉफ्ट कॉपी डिजिलॉकर पर जो मौजूद होती है सॉफ्ट कॉपी, वो आपकी इसी के इक्विवेलेंट वैलिडिटी रखती है। फिर है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षा कार्यक्रम, जिसे NPTEL या नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग कहते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जिसमें बॉम्बे, दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और IIT रुड़की द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के साथ 2003 में की गई थी। ये 5 प्रमुख विषयों की पहचान की गई, अर्थात सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वेब वीडियो प्रारूप में 235 पाठ्यक्रम इस चरण में विकसित किए गए थे। फिर है आपका शोध गंगोत्री, ये भी एक पोर्टल है, जबकि शोध गंगा भारत में विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तुत पूर्ण पाठ शोध का एक भंडार है। शोध गंगोत्री PhD कार्यक्रम के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए अनुसंधान विद्वानों द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत शोध विषयों का सारांश प्रस्तुत करता है, यानी कि शोध गंगोत्री किसके लिए है? PhD करने वाले विद्यार्थियों के लिए, स्कॉलर्स के लिए। शोध गंगोत्री अब एक जीवंत परियोजना है जो न केवल रिसर्च इन प्रोग्रेस को कवर करती है, बल्कि मेजर माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट या पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप या एमिरेट्स फेलोशिप आदि को की भी मेजबानी करती है। यह शब्द शोध संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब आप अच्छी तरह जानते होंगे अनुसंधान या खोज है। और गंगोत्री, ये भी आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है और भारत के पवित्रतम, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी गंगा की उत्पत्ति का भी स्रोत है गंगोत्री ग्लेशियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं आगे स्कीम्स, हमारे यहाँ स्कीम्स के लेक्चर बनाए जाएंगे और स्कीम एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिसेंट जो स्कीम और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपके लिए स्पेशली कोविड-19 के दौरान जो गवर्नमेंट को, जैसे कि आपको पता होगा सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद थे, लेकिन एजुकेशन में किसी तरह की बाधा ना आए, किसी तरह का हर्डल ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव शुरू किए गए थे, जो आप में से शायद कई लोगों को पता भी ना हो और बहुत से चैनल्स पर यूट्यूब पर कराए भी नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपको सारे जो कोविड-19 के दौरान स्पेशली
जो प्रोग्राम्स और ई पोर्टल्स जो चलाए गए हैं बच्चों के लिए या हायर एजुकेशंस के लिए, वो मैं सारे आपको अगले लेक्चर्स में कवर कराऊंगा। मैं चाहता तो सारे एक लेक्चर में कवर करा लेता, लेकिन वो ज़्यादा हौच पौच हो जाता और आपको याद रखने में भी, उसको रिटेन करने में भी बहुत परेशानी होती। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कोविड-19 वाला इस पे एक लेक्चर अलग लाऊंगा। इसी तरह प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों के लिए, प्राइमरी के बच्चों के लिए जो इस प्रोग्राम्स और स्कीम्स चल रही हैं उनके लिए एक अलग लेक्चर, ताकि आपको आसानी से याद रहे। फिर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक अलग लेक्चर लाऊंगा, उसके लिए आपको याद रखने में आसानी रहेगी। इसी तरह हायर एजुकेशन की स्कीम्स का एक अलग लेक्चर आएगा। इसी तरह प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए और रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए ये सारे लेक्चर्स मैं अलग अलग लाऊंगा, और आप 3 या 4 दिन में हम सबको कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि मैं सारे टॉपिक्स की एक कंबाइंड वीडियो डालता रहा हूँ, उसी तरह इसकी भी एक कंबाइंड वीडियो, सारे जितने भी स्कीम और प्रोग्राम्स हैं और पोर्टल्स हैं उसकी एक कंबाइंड मर्ज वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो, परेशानी ना हो, आप 3-4 बार आराम से रिवीजन करके उसको रिटेन कर पाएंगे। तो आप तब तक के लिए फिर थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के सिलेबस में हम एजुकेशन से रिलेटेड पोर्टल्स और स्कीम्स देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने एजुकेशन से रिलेटेड पोर्टल्स पर एक नज़र डाली थी। आज के लेक्चर्स में हम स्पेशली स्कीम्स देखेंगे, कवर करेंगे, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हाल ही में डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी स्कीम्स लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो देखेंगे। और साथ ही कुछ जो रिसर्च, इसके बाद हमारी रिसर्च पर जो स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं वो रह जाएंगी। लेकिन इस लेक्चर में हम कुछ पिछले लेक्चर के हमारे पोर्टल 2-3 छूट गए थे, उसको भी हम कवर कर लेंगे साथ साथ। और साथ ही साथ रिसर्च के जो है हमारे लेक्चर्स हैं वो हम 1 या 2 दिन में ले आऊँगा, अगले कल शाम तक अपलोड कर दी जाएंगी, या मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि दिन में ही 10 बजे, जैसे कि मेरे चैनल पर अपलोड की जाती हैं 10 बजे। तो सबसे पहले तो उसके लिए सॉरी कि आज लेक्चर थोड़ा लेट आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ढूंढना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ हम पढ़ नहीं सकते। तो जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को ही मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि कम से कम लेक्चर में और कम से कम बताकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करा सकूँ। इसलिए मैं फालतू अपने लेक्चर में बातें भी नहीं करता, सीधा डायरेक्ट टॉपिक ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, यानी कि आज के फर्स्ट स्कीम से, सर्व शिक्षा अभियान। मैंने इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और आपकी हायर एजुकेशन सभी के लिए एक साथ ही कवर कर लिया है, नहीं वरना लेक्चर इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं सबके लिए अलग अलग लेक्चर लाता, तो आपको भी दिक्कत होती और टाइम भी, आप रिविजन भी नहीं कर पाते। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट स्कीम से, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान या SSA एक भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य, आपको इसमें सबसे, मैंने पहले भी बताया था आपको स्कीम कब लॉन्च हुई है ये याद रखना है, किसको टारगेट करती है या क्या ऑब्जेक्टिव है ये याद रखना है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है ये याद रखना है। इनमें मेन 3 या 4 टॉपिक ही आपको कवर करने हैं, आपको पूरा कच्चा चिट्ठा नहीं पढ़ना है इसमें। जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए समयबद्ध तरीके से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, इसका उद्देश्य, तथा जिसे भारत के संविधान के 86वें संशोधन के तहत एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत प्रदान किया गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, जब हमारा फर्स्ट लेक्चर शुरू हुआ था एजुकेशन पर पार्ट 2 का, उसमें भी मैंने आपको शायद ये बताया था कि इसमें आप सिर्फ ये ना पढ़ें, इसको इस नज़रिए से ना पढ़ें कि ये पार्ट 2 का सिलेबस है। इसको जहाँ जहाँ ये ज्योग्राफी से कनेक्टेड होता है वहाँ आप ज्योग्राफी से भी कनेक्ट करके पढ़िए। यही पढ़ने का सही तरीका होता है कि आपको उस किसी पर्टिकुलर टॉपिक के सारे एस्पेक्ट आप पढ़ने हैं, आप उसी से ही आपकी सोच का दायरा पता चलता है कि आपकी थिंकिंग कितनी ब्रॉड है और आप कितने सुटेबल हैं जॉब के लिए, कि आप कितना ब्रॉडली सोच सकते हैं। जैसे कि इसको आप पॉलिटी से भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, जैसे 86th अमेंडमेंट आपको यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, सेकंड पार्ट 2 से, हो सकता है पार्ट 1 से ही आपको इससे पॉलिटी से क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि ये आर्टिकल 21A संविधान में कब ऐड किया गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जैसा दिया है वैसे ही आपको पढ़ना है, आपको थोड़ा अपनी थिंकिंग को भी ब्रॉड करते हुए चलना है। जहां फैक्ट देखें वहां आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जिसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षित करना था। और आपको पता ही होगा कि ये लक्ष्य कितना पूरा हुआ है।
दूसरा है पढ़े भारत बड़े भारत। 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पढ़े भारत बड़े भारत योजना शुरू की थी। ये देशव्यापी कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के तहत लागू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान में आपको बताता चलूं एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम वो स्कीम होती है कि जो एक बड़ी स्कीम होती हैं और उनके नीचे कई स्कीम कार्य करती हैं। जैसे कि ये ऐसे इसमें ऐसे एक अम्ब्रेला स्कीम है, एक व्यापक स्कीम है, और इसके अंदर ही पढ़े भारत बड़े भारत इसका यानी कि कंपोनेंट है। कंपोनेंट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को बुद्धिमान और आत्मनिर्भर पाठक एवं लेखक बनाना है। यह उनके समझने के कौशल को सक्षम बनाता है जो जीवन भर काम में आता है। इसमें विशेष आयु वर्ग के बच्चों को भी मानकों के मुताबिक शिक्षित किया जाता है। यह बच्चों को संख्याओं, आकृतियों और मापन जैसी घटनाओं के पीछे बुनियादी तर्क को समझने में मदद करता है। और हाँ, इसमें आप मुझे इस टॉपिक से एक चीज़ और याद आई, एसर की रिपोर्ट जो प्रथम एक एनजीओ प्रथम है जिसका नाम प्रथम एनजीओ का नाम है, ये एक रिपोर्ट जारी करता है एनुअली एसर के नाम से, एनुअल स्टेटिक्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ऐसे ही इसका कुछ एक्रोनिम है। तो आपको ये रिपोर्ट भी नेट से सर्च कर लेनी है, वरना अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लेक्चर्स के साथ कोशिश करूंगा कवर करने की, क्योंकि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसको भी कवर कर लूँ कम टाइम में। मुझे बहुत ज़्यादा इसको कवर मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, तो हो सकता है सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल ना हो। तो आप इसको खुद से भी एक बार प्रथम की रिपोर्ट को देख लेना। मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एजुकेशन रिपोर्ट पर ही बच्चों के किया जाता है सर्वे। तीसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत भर के सार्वजनिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित का मतलब मैं आपको बताता चलूं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। बहुत से बच्चे यहाँ पर UPSC की तैयारी करने वाले भी होंगे, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्कीम्स में जिक्र होता है, ये बताया जाता है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कुछ होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सेंट्रल सेक्टर कौन सी होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर कौन सी होती है। आज मैं आपको एक ऐसा डिफ्रेंशिएट करने का तरीका बताऊंगा कि आप आसानी से भूलेंगे नहीं उसको, बहुत मुश्किल ही होगा भूलना। अगर आप बिल्कुल ही मंद बुद्धि होंगे तो ही भूल सकते हैं। आप में से सभी ने लगभग IPL के बारे में सुना होगा। IPL जो मैचेस होते हैं क्रिकेट T20, इसके बारे में सुना होगा। आपने देखा होगा कि जो बाउंड्री लाइन पर आसपास बोर्ड लगाए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट कंपनीज जो होती हैं वो इस तरह से IPL की स्पॉन्सरशिप लिए हुई होती हैं। तो स्पॉन्सर का मतलब ये है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप हो, यानी कि शेयर हो। शेयर का मतलब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होगी और स्टेट गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होगी, और हो सकता है कि और अन्य भी कोई स्टेक होल्डर हो, जैसे कि कोई NGO हो या कोई बैंक हो या और भी कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो भी उनकी हिस्सेदारी हो सकती है। लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होंगी वो फुल्ली फंडेड होंगी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, उनमें फुली फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। और जो स्पॉन्सरशिप होगी जिसमें, तो आप इसको स्पॉन्सरशिप IPL के जो होर्डिंग्स लगी होती हैं बाउंड्री लाइन के आसपास, उसके थ्रू ही याद रख सकते हैं कि ये होर्डिंग्स जो हैं इनके द्वारा लगाई जाती हैं, जिन कंपनीज के द्वारा वो IPL की स्पॉन्सरशिप ली हुई होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन इसका। तो इसका उद्देश्य, इसे मार्च 2009 में शुरू किया गया था, इस RMSA स्कीम को, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को। इसका उद्देश्य सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाने में के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता बाधाओं को दूर करना है, यानी कि जेंडर, सोशल, इकोनॉमिक और डिफरेंटली एबल्ड जो हर्डल्स होते हैं उनको दूर करना। 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि 2017 तक माध्यमिक स्तर पर जो हमारा लिटरेसी रेट हो वो 100% हो, जो कि नामुमकिन है। 2020 तक छात्रों का सार्वभौमिक धारण क्षमता प्रदान करना। आगे हमारे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो जाहिर है आपको लिखना तो है नहीं उसमें, तो सिर्फ फैक्ट ही पूछे जाएंगे आपसे। तो फैक्ट के पर्सपेक्टिव से ही मैंने सिर्फ इसमें अपने लेक्चर्स में टॉपिक्स को कवर किया है, स्कीम्स को कवर किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कार्यक्रम का संचालन करने वाली नोडल एजेंसी है। इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है इस स्कीम को।
ये भाग लेने वाले राज्यों के बजट लक्ष्यों को प्राप्त करता है, उनकी समीक्षा करता है, विश्लेषण करता है और फिर स्वीकृति प्रदान करता है और उसका संवितरण करता है बजट का। ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की हिस्सेदारी होगी। हो सकता है 60-40 के रेशियो में हो सकता है 65 और 35 के रेशियो में हो सकता है 70-30 के रेशियो में हो, कुछ भी हो सकती है। और स्पेशली और एक चीज़ और नोटिस करेंगे आप, हिली एरियाज और मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के लिए ये रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा होता है, इसमें 90-10 स्पेशली होता है, जिसे 2013 में योग्य राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। केंद्रीय अनुदान सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 65-35 के रेशियो में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90-10, 90 और 10, यानी कि 90% हिस्सेदारी केंद्र की होगी और 10% हिस्सेदारी उस संबंधित राज्य की होगी। मानक आधारित और परिणाम आश्रित होगा। वित्त मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय से राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा परिषदों के लिए प्रवाहित पहचानों तक पहुंचने से पहले प्रवाहित हो जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य उच्च दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता के उच्च स्तर को प्राप्त करना है। फिर उच्चतर आविष्कार योजना, 6 अक्टूबर 2015 को उच्चतर आविष्कार योजना की घोषणा की गई थी, जो एक उच्च व्यवस्था के नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग की आवश्यकताओं को सीधे प्रभावित करती है, जिससे भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना जो विनिर्माण और डिजाइन उद्योग के लिए सीधे प्रासंगिक हैं। ये प्रमुख तकनीकी संस्थानों में छात्रों और संकायों में नवीन मानसिकता विकसित करना, शिक्षा और उद्योग के बीच एक समन्वित कार्यवाही करना, प्रीमियर तकनीकी संस्थानों में प्रयोगशालाओं और अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत करना, परिणाम आधारित अनुसंधान के वित्त पोषण करना। फिर आपका उन्नत भारत अभियान, यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से शिक्षा मंत्रालय, जिसे पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के नाम से जाना जाता था, इसका उद्घाटन 11 नवंबर 2014 को भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में शुरू किया गया। सितंबर 2014 में IIT दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान ग्रामीण तकनीकी विकास कार्यों में ग्रामीण तकनीकी कार्य समूह के समन्वयकों, स्वयंसेवी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से इस अवधारणा का पोषण किया गया था। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को कब अपनाया गया था? सितंबर 2014 में IIT दिल्ली में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में। इसका लक्ष्य क्या है? उन्नत भारत अभियान एक समावेशी भारत की वास्तुकला का निर्माण करने में मदद करने के लिए ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तन की दृष्टि से प्रेरित है। फिर है आपका उच्च शिक्षा में वैश्विक पहल, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जिन स्कीम्स के नाम इस तरह के हैं, आप उनको स्पेशली इस तरह के ना, बल्कि सारी स्कीम्स के नाम आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि ट्रांसलेशन में आपको वहाँ दिक्कत आ सकती है हिंदी में, और नाम रखना भी आसान नहीं होगा, इसलिए आप इसके नाम स्कीम्स के इंग्लिश में ही याद रखें। 2015 में उच्च शिक्षा में वैश्विक पहल यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स ज्ञान की शुरुआत की गई। यह मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जहां ये नाम आया समझ लीजिए आप शिक्षा मंत्रालय है। ज्ञान का उद्देश्य देश के सब मौजूदा शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए, भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों के साथ जुड़ने के लिए वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा के पूल का दोहन करना है, गुणवत्ता सुधारों की गति में तेजी लाना है और भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भारतीय अकादमिक संस्थानों में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संकाय के स्तर को बढ़ाना, अत्याधुनिक क्षेत्रों में ज्ञान और शिक्षण कौशल को सीखने और साझा करने के लिए भारतीय संकाय को अवसर प्रदान करना। भारतीय संकाय का मतलब इंडियन फैकल्टीज, यहां संकाय का मतलब है फैकल्टी। भारतीय छात्रों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संकाय से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। तो आप इसमें आपको स्कीम्स में क्या याद रखना है? पहला कि कब इसको लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय के अधीन है और इसके उद्देश्य क्या है, यानी कि किन वर्ग समूहों को ये टारगेट करती है। फिर आपका प्रोजेक्ट विश्वजीत, इसकी 2016 में सब पहल की अवधारणा की गई थी। मैंने पुरानी स्कीम्स भी या प्रोजेक्ट भी इसलिए इसमें मेंशन किए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो लॉन्च किए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गए हैं, कि वो करंट में भी
उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों 7 IIT से मिलाकर जो वैश्विक शैक्षणिक रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर पहुंचना था। 7 IITs जो इस परियोजना का एक हिस्सा होंगे उनमें कौन शामिल है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की और IIT कानपुर। इस प्रोजेक्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। विश्व जीत का अर्थ है दुनिया पर विजय प्राप्त करना। यह लक्ष्य पहलों के एक सेट के माध्यम से इन 7 IIT को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में बनाने का विचार है। फिर हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हैफा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि इसमें बजट में, इस साल के बजट में इसको भी कुछ फंडिंग दी गई है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बजट की डायरेक्ट PDF ही प्रोवाइड करा दूं 2020-21 की लिए, जो बजट एजुकेशन की फील्ड में एलोकेट किया गया है। आप उस पर एक नज़र, एक ओवरव्यू ले लेना, हो सकता है कि उससे कोई फैक्ट पूछ लिया जाए। हैफा भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे और अनुसंधान और विकास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हैफा उच्च शिक्षण हैफा 31 मई 2017 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और कैनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम के रूप में बनाया गया था। यानी कि इसमें किसकी हिस्सेदारी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, जिसमें भारत सरकार और कैनरा बैंक की क्रमशः 90.91 और 9.09% के अनुपात में भागीदारी है। 91:9 के रूप में के अनुपात में हिस्सेदारी है। भारत, इसका उद्देश्य क्या है? भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कम ब्याज दरों पर समय पर वित्त प्रदान करना और कॉरपोरेट से CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है ये, से फंड और दूसरों से अनुदान को प्रवाहीकृत करके अनुदान के साथ पूरक करना। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2% दिया जाता है कंपनीज के द्वारा जिनका टर्नओवर या जिनका प्रॉफिट एक लिमिट से ज़्यादा होता है, जैसे 1 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा होता है। जिन कंपनियों का, ऐसी कंपनियां शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता, CSR प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये गवर्नमेंट एक तरह से टैक्स के रूप में लेती है। इसको 2% कंपनीज को खर्च ही करना होता है जिनका प्रॉफिट एक लिमिट से ज़्यादा होता है। फिर है शाला अस्मिता योजना। केंद्र सरकार की शाला अस्मिता योजना दुनिया की सबसे बड़ी छात्रों की निगरानी रखने की योजना है। इस योजना का संचालन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 जून 2017 को किया गया था। अस्मिता का पूर्ण रूप ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट इग्नू की है और इग्नू सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो आपको स्कीम्स जो कवर करनी है वो स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की ही करनी है। लेकिन जिन स्टेट स्कीम्स को आपने देखा होगा, स्पेशली कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे झारखंड और पश्चिम बंगाल या राजस्थान की कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनको वर्ल्ड बैंक द्वारा या अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनके द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है, अवार्ड दिए गए हैं। तो उन स्कीम्स को भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है उनसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए। कि जैसे कि एक पश्चिम बंगाल की योजना थी, मैं आपको उसका अगले लेक्चर में, अगर हो सकता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे कवर करूंगा, ज़रूर करूंगा। उसमें उसको वर्ल्ड बैंक द्वारा पुरस्कृत किया गया था। उसमें वो थोड़ी माध्यमिक शिक्षा के लिए, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कीम बनाई गई थी ममता बनर्जी के द्वारा, सरकार द्वारा, तो वो आपको कवर करनी है। फिर है देश के भविष्य विद्यार्थियों के शिक्षा गतिविधियों एवं विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक सराहनीय पहल है। इस योजना के माध्यम से देश भर के सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों के कक्षा 1 से 12वीं कक्षा के छात्रों के शिक्षा संबंधी गतिविधियों को ट्रैक किया जाता है। इसका क्रियान्वयन देख लेते हैं। शाला अस्मिता योजना का क्रियान्वयन, इसके तहत छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनके आधार नंबर का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी छात्र के पास आधार नहीं है तो स्कूल के माध्यम से उसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। शाला अस्मिता योजना का संचालन केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर करती हैं, यानी कि ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर शाला अस्मिता योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों या प्रिंसिपल के नहीं रहने पर शिक्षा नहीं मिल पाने की समस्या को दूर करना है। फिर सूचना एवं संचार तकनीकी की मदद से छात्रों की मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की गई है इसमें।
स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देने की वजह तलाशना और उसे दूर करने के उपाय करना शाला अस्मिता का उद्देश्य है। स्कूल में छात्राओं के साथ अन्य स्टाफ की गतिविधियों पर भी शाला अस्मिता से नज़र रखी जाती है। फिर शाला अस्मिता के जरिए स्कूल का रिपोर्ट कार्ड भी बनाया जा सकेगा। अगला यह सारांश, ये एक पोर्टल है। सारांश, ये कुछ मैंने आपको बताया था, जैसा लेक्चर शुरू होने से पहले कुछ एक दो पोर्टल छूट गए थे जिसको मैं इस लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। सारांश भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू किया गया एक वेब पोर्टल है जिसका उद्देश्य स्कूलों में सूचना और संचार तकनीकी को बढ़ावा देना है। फिर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 7 नवंबर 2015 को इस पोर्ट को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य, इस वेब पोर्टल का उद्देश्य भारत में शैक्षिक प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। इसे डिजिटल इंडिया अभियान की प्रगति की दिशा में एक पहला प्रयास माना जाता है। इसे सभी कक्षाओं और विषयों की ई पुस्तकें प्रदान करता है। ये सभी कक्षाओं और विषयों की, यानी कि सभी कक्षा के सभी विषयों की ई पुस्तकें प्रदान करता है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा पोर्टल शिक्षकों और अभिभावकों के बीच एक से एक सहभागिता मंच, 1-to-1 सहभागिता मंच, कोऑपरेटिव। फिर है आपका ईशान विकास योजना। 6 अगस्त 2018 को उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना ईशान विकास की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, कि किस क्षेत्र के लिए चलाई जा रही है? पिछड़े क्षेत्रों के लिए। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ये ईशान विकास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि दक्षिणी राज्यों के लिए है, पूर्वी राज्यों के लिए, मध्य क्षेत्र के राज्यों के लिए, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए। तो ईशान विकास योजना आपकी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के क्षेत्र के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है। IIT गुवाहाटी द्वारा इसका समन्वय किया जा रहा है, यानी कोऑर्डिनेशन इसका कौन करता है? IIT गुवाहाटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS के साथ निकट संपर्क में रहने के कारण चयनित स्कूलों के स्कूली बच्चों को की छुट्टी अवधि का उपयोग इस कार्यक्रम के तहत किया जाता है। यानी कि इसमें छुट्टियों का एक इसमें कंस्ट्रक्टिव यूज किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को अपने करियर विकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। यह राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न संस्थानों में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए इंटर्नशिप के अवसरों की भी सुविधा प्रदान करता है। फिर आपका ईशान उदय, यह भी नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के लिए है छात्रवृत्ति योजना। यह भी 6 अगस्त 2018 को लॉन्च की गई थी। ये दोनों एक साथ, ईशान उदय और ईशान विकास योजना, दोनों को 6 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था। ये दोनों ही छात्रवृत्ति योजना है और दोनों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रशासित है। उसको किसने लॉन्च किया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और भारतीय राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान, इन 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको UGC द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रशासित एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इस योजना के तहत सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम, तकनीकी और व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यानी कि उस स्कीम में टेक्नोलॉजी बेस्ड छात्र हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज करते हैं, उनके लिए है। और ये ईशान उदय सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए है। ये इस योजना के तहत वार्षिक रूप से 10,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य है। फिर आपकी है ईशान उदय के बाद प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। ये प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना मेधावी छात्रों को शोध में आकर्षित करने के लिए, रिसर्च में अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना शुरू की, जो देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में PhD कार्यक्रमों में ऐसे छात्रों को सीधे प्रवेश प्रदान करती है जो मेधावी छात्र हैं। इस योजना का उद्देश्य देश की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के साथ अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए डॉक्टरेट कार्यक्रमों के लिए आकर्षित करना है। फिर है आपकी इसी में ही जो संस्थान ये प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप की पेशकश कर सकते हैं, उनमें सभी IIT, IISER, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और कुछ शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे NIT शामिल हैं, जो विज्ञान या प्रौद्योगिकी में डिग्री प्रदान करते हैं। यानी कि इसमें हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज शामिल नहीं है। इसमें पहले 2 वर्षों के लिए 70,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाती, फेलोशिप दी जाती है। तीसरे वर्ष के लिए 75,000 रुपये प्रति माह और चौथे और 5वें वर्ष में 80,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप इसमें प्रदान की जाती है। इसके अलावा हर फेलो को 2 लाख रुपये
पर ईयर का अनुदान 5 वर्ष के अवधि के लिए, यानी कि 5 वर्ष तक हर साल 2 लाख रुपए का एक ग्रांट मिलता है, यानी कि 10 लाख रुपए टोटल, उनके शैक्षणिक आकस्मिक खर्चों को कवर करने और विदेशी राष्ट्रीय यात्रा खर्चों के लिए प्रदान किया जाता है। फिर है आपका शिक्षा में पुनर्रचना और बुनियादी ढांचा, राइज रिवाइटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन स्कीम्स के नाम आप इंग्लिश में ही याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। रिवाइटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन, ये योजना 2018 में शुरू की गई थी। ये योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत लागू की गई। योजना के तहत सरकार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को कम लागत वाले फंड यानी कि ऋण प्रदान करती है, ये कम ब्याज दरों पर। इसे देश में अगले 4 वर्षों यानी कि 2022 तक कुल 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ लॉन्च किया गया था। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT को राइस योजना के तहत ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा 25% मिलता है, यानी कि इसमें 1 लाख करोड़ में से 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसी IITs को ही प्रदान किए जाएंगे। फिर है आपका राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। इसका अनुमोदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया गया था। फिर है भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च योजना, यानी कि स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, स्ट्राइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, स्ट्राइड स्कीम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय UGC ने 1 जुलाई 2019 को स्ट्राइड योजना के रूप में जानी जाने वाली एक नई पहल को मंजूरी दी थी। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा प्रतिभा की पहचान करना, अनुसंधान संस्कृति को मजबूत करना, क्षमता निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देना, इनोवेशन को यानी कि मोटिवेट करना, और भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास के लिए ट्रांस अनुशासनात्मक अनुसंधान का समर्थन करना, मानविकी और मानव विज्ञान में बहुसंस्थागत नेटवर्क, उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना। फिर है आपका विज्ञान में अनुवाद संबंधी और उच्च अनुसंधान योजना, स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, स्टार्स। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम है, ये रट लेनी है दोनों स्कीम्स। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2019 को MHRD द्वारा 500 विज्ञान परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 250 करोड़ रुपए की इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? उन विज्ञान परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जो अनुवादकारी हैं, जिनका ट्रांसलेशन होना ट्रांसलेबल है, अर्थात जिनका देश की प्रगति के लिए एक प्रत्यक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से सीधा प्रभाव है। वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनों को बनाए रखना, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, सुरक्षा आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में देश की जरूरतों और मुद्दों के समाधान के लिए पूर्वी विज्ञान यानी कि इंडियन साइंस, एक तो आप सुनते होंगे पाश्चात्य विज्ञान जैसे वेस्टर्न साइंस कहते हैं, उसको लागू करने के जगह पूर्वी विज्ञान को लागू करना। फिर सामाजिक विज्ञान में प्रभावकारी नीति अनुसंधान यानी कि इंपैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, इम्प्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इम्प्रेस भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे अगस्त 2018 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य शासन और समाज पर अधिकतम प्रभाव के साथ सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान प्रस्तावों की पहचान करना और उन्हें वित्त प्रदान करना। फिर अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यापक विषयगत क्षेत्र जैसे राज्य और लोकतंत्र, शहरी परिवर्तन, मीडिया, संस्कृति और समाज, रोजगार, कौशल और ग्रामीण परिवर्तन, शासन, नवाचार और सार्वजनिक नीति, विकास, स्थूल व्यापार जिसे माइक्रो ट्रेड कहते हैं, सॉरी मैक्रो ट्रेड यहाँ समष्टि भी कह सकते हैं, समष्टि व्यापार, और आर्थिक नीति, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण विज्ञान, शिक्षा, सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी, राजनीति, कानून और अर्थशास्त्र, इन 11 व्यापक क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। स्कीम को अधिसूचित करने और आवेदन करने से पहले उप विषयों क्षेत्रों का निर्धारण विशेषज्ञ समूह की सलाह के आधार पर किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतनी ही स्कीम हमने कवर की है। इसके आगे 1 या 2 लेक्चर्स में मैं बाकी रिसर्च स्कीम्स
और जो कोविड-19 के टाइम पे स्पेशली जो गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए थे, हमारे ई स्कीम्स जो ई पोर्टल लॉन्च किए गए थे, मैं उनको एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की सीरीज़ में हम एजुकेशनल स्कीम्स और पोर्टल के बारे में देख रहे थे। इससे ये एजुकेशन की पोर्टल्स की सीरीज़ में हमारा थर्ड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने पहले लेक्चर में एजुकेशन से रिलेटेड पोर्टल्स देखा था, विभिन्न प्रकार के पोर्टल, और दूसरे लेक्चर्स में हमने स्पेशली स्कीम्स को कवर किया था कि जो भी एजुकेशन की फील्ड में स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो हमने देखे थे। आज थर्ड लेक्चर में हम 1-2 जो बची हुई स्कीम्स रह गई हैं वो देखेंगे और ब्रॉडली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको कवर करेंगे, ब्रॉडली कवर करेंगे पूरा, ताकि इसके लेक्चर के बाद आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं रह जाएगा, सब कुछ में इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज के अपने फर्स्ट टॉपिक से। पहला स्कीम है हमारी इक्विप एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम। ये इक्विप मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक व्यापक कार्यक्रम की कल्पना की गई है, जो उच्च शिक्षा में पहुंच, समावेशन, गुणवत्ता, उत्कृष्टता और रोजगार बढ़ाने के सिद्धांतों पर आगे वितरित करने के लिए निर्धारित करता है। फिर इक्विप का उद्देश्य 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2019 से 24 से तक, यानी इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, तब से लेकर 2019 से 24 तक क्षेत्र में रणनीतिक हस्तक्षेपों को लागू करके भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की शुरुआत करना है इसका लक्ष्य। भारतीय उच्च शिक्षा के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशी कार्यक्रम इक्विप नामक उच्च शिक्षा पर एक कार्य योजना तैयार करने के लिए 10 विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया है। इसके उद्देश्य इक्विप कार्यक्रम ने 5 वर्ष की अवधि में प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। पहला है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को दुगना करना और भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भौगोलिक और सामाजिक रूप से सभी तक पहुंच को हल करना, यानी कि सभी तक इसका एक्सेस दिलाना, सभी को इसकी पहुंच दिलाना हायर एजुकेशन की। वैश्विक मानकों पर शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन करना, शीर्ष 1000 वैश्विक विद्यालयों के बीच कम से कम 50 भारतीय संस्थानों की उपस्थिति दर्ज करना, यानी कि जो लिस्ट आती है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ की, आपने देखा होगा एक लिस्ट जारी करती है QS यूनिवर्सिटी लिस्ट, ये एक रैंकिंग है फ्रेमवर्क, क्वेकरली सिमोन्स इसका पूरा नाम है, क्वेकरली सिमोन्स, जिसे साइमेंट्स भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं, क्वेकरली सिमोन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। इस यूनिवर्सिटी की रैंक ये एक NGO ये एक रैंकिंग जारी करता है, विभिन्न यूनिवर्सिटी को उनकी रैंक के हिसाब से रखा जाता है। तो उसमें टॉप की 1000 यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट 50 हमारी इंडियन इंस्टीट्यूशंस की उपस्थिति को दर्ज कराना, ये भी इसके एक लक्ष्यों में शामिल है। उच्च शिक्षा में शासन सुधारों का सूत्रपात करना, गुणवत्ता के आश्वासन के रूप में सभी संस्थानों का प्रत्यायन यानी कि एक्रीडिटेशन मान्यता देना, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। दूसरी है प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव, जिसे ध्रुव भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री, ये इंग्लिश में भी प्रधानमंत्री ही है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है इसमें। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव। प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। ध्रुव कार्यक्रम का पहला बैच अक्टूबर 2019 के दौरान लागू किया गया था। ध्रुव कार्यक्रम के पहले बैच में 60 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन किया गया। आरंभ में 2 क्षेत्रों यानी अर्थात विज्ञान और प्रदर्शन कला परफॉर्मेंस आर्ट्स, यानी कि साइंस और परफॉर्मेंस आर्ट्स को, इन 2 क्षेत्रों को कवर किया गया था। इसमें कुल 60 छात्र थे, प्रत्येक क्षेत्र से 30, यानी कि 30 विज्ञान के क्षेत्र से छात्र लिए गए थे और 30 ही प्रदर्शन कला परफॉर्मेंस आर्ट से लिए गए थे।
सरकारी और निजी सहित सभी स्कूलों से छात्रों को मोटे तौर पर कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को चुना गया है। यानी कि इसमें क्लास 9 से क्लास 12 तक के छात्रों को इन दो क्षेत्रों से सबसे, इसके पहले बैच में जब इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में, तो इसके पहले बैच से सिर्फ 2 क्षेत्रों से ही बच्चों को चुना गया था। अब हमारी स्टार्ट होती है आज की इंपॉर्टेंट स्कीम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका हिस्ट्री। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में इसे संशोधित किया गया था। फिर एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसने शिक्षा पर 34 वर्षीय पुरानी राष्ट्रीय नीति 1986 का स्थान ग्रहण किया है। ये अभिगम, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित है। यह नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 से जुड़ी और भारत को स्कूल और कॉलेज की शिक्षा दोनों की, यानी कि स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा, हायर एजुकेशन दोनों को 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल, समग्र, लचीला, बहुविषयक बनाकर, मल्टीडिसिप्लिनरी बनाकर एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने का लक्ष्य रखती है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है, यानी कि यूनिक कैपेसिटीज़ को सामने लाना है। अब हम इसके एक एक करके इसके लक्ष्य देख लेते हैं। पहले हम स्कूल्स के बारे में, इसकी नीति के बारे में देखेंगे, स्कूल और सेकेंडरी एजुकेशन में इस नीति का क्या उद्देश्य है और किस तरह लागू की जाएगी, और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हायर एजुकेशन में इसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं या इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं या इसके क्या उद्देश्य हैं। पहले विद्यालय शिक्षा, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, ये इसका पहला लक्ष्य है। यानी कि स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्सल एक्सेस तक पहुंचाना, यानी कि सबको सार्वभौमिक शिक्षा, यानी कि स्कूली शिक्षा के मामले में 100% लिटरेसी रेट इसका लक्ष्य है। एनईपी 2020 पूर्व माध्यमिक से माध्यमिक स्तर तक के, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक के सभी स्तरों पर स्कूल में स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देता है। बुनियादी सुविधाओं का समर्थन, नवीन शिक्षा केंद्रों को मुख्य धारा में वापस लाने, छात्रों और उनको सीखने के स्तर पर नजर रखने के लिए औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा दोनों प्रकार की सलाहकारों के सहयोग या स्कूलों के साथ साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, मुक्त शिक्षण दोनों तरह से सीखने के लिए कई प्रकार की सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। यानी कि रेगुलर क्लासेस के थ्रू भी और डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी, इसमें दोनों के ही कवर किया गया है। एनईपी 2020 के तहत लगभग 2 करोड़ स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। आगे देखते हैं, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ, ये इसकी हेडिंग है। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देने के साथ स्कूल पाठ्यक्रम का 10+2 ढांचा 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की उम्र के अनुसार 5+3+3+4 पाठ्यक्रम की संरचना द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाना है। यानी कि जो 10+2 का ढांचा है इसको इन्होंने इस तरह, और ग्रेजुएशन यानी कि 5+3+3+4, ये टोटल कितने बनते हैं 15, यानी कि पूरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई इस तरह की जाएगी 5+3+3+4। ये स्कूली पाठ्यक्रम के तहत 3 से 6 साल तक के अब तक की उजागर आयु वर्ग में लाया जाएगा। नई प्रणाली में 12 साल की स्कूली शिक्षा 3 साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ होगी। इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा के साथ 3 साल की प्री स्कूलिंग शिक्षा भी होगी, जिसमें आंगनवाड़ी शिक्षा हो या प्री स्कूलिंग शिक्षा, दोनों में से कोई एक शामिल होगी। एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यानी कि इसमें प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, इस योजना का क्रियान्वयन इन 4 मंत्रालयों द्वारा मानव संसाधन यानी कि शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर और जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी कि ट्राइबल्स मिनिस्ट्री के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
फिर है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना, अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। सीखने की एक जरूरी और आवश्यक शर्त के रूप में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को मान्यता देते हुए एनईपी 2020 ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना के लिए आह्वान किया है। राज्य 2025 तक ग्रेड 3 के सभी शिक्षार्थियों के लिए सभी प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जानी है। इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी तैयार की जाएगी 2025 तक। ये इसके लक्ष्य आपको याद रखना है। स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में सुधार, रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुलर एंड पेडागोजी। स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र 21वीं सदी के कौशल से लैस करके शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए लक्ष्य करेगा। इस एनईपी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में न सिर्फ स्कूली शिक्षा और सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ही इसमें योजना बनाई गई है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत टीचर्स के लिए भी योजनाएं बहुत सारी बनाई गई हैं कि टीचर्स को किस तरह ट्रेंड करना है, किस तरह उनको एजुकेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी से अवेयर करना है। आवश्यक शिक्षा और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री में कमी और अनुभवात्मक सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना इसका लक्ष्य है। यानी कि बच्चों को सिर्फ रट्टाफिकेशन वाली एजुकेशन नहीं देनी है इसमें, इसलिए जो बैग होते हैं स्कूल बैग उसके वजन में भी कमी करने की बात की गई है, साथ ही साथ फंक्शनल एजुकेशन पर बात की गई है। छात्रों में लचीलापन और विषयों की पसंद में वृद्धि होगी। व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच पाठ्य चर्चा और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच कला और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा। 6वीं कक्षा से स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी, यानी कि 6th क्लास से ही स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन शुरू की जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2020-21 एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा। फिर है हमारा बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, जिसपे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था अपोजिशन के द्वारा और भी बहुत स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट्स के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। मल्टीलिंग्वलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। शिक्षा नीति में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उसके बाद तक पर जोर दिया गया है। स्कूल के सभी स्तरों पर तथा माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत को एक विकल्प के रूप में उच्च शिक्षा में प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें 3 भाषा फार्मूला भी शामिल है। भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं। किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, ये बाद में ऐड किया गया था। इसमें कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। भारतीय साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, जिसका उपयोग श्रवण हानि वाले छात्रों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद एनईपी 2020 सारांशात्मक मूल्यांकन से नियमित और फॉर्मेटिव मूल्यांकन में बदलाव की परिकल्पना करता है, जो अधिक योग्यता आधारित है, सीखने और विकास को बढ़ावा देता है और उच्च क्रम के कौशल जैसे विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है। सभी छात्र ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल परीक्षा देंगे, जो कि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी, यानी कि किसी एक अथॉरिटी द्वारा आयोजित की जाएगी। वो ग्रेड 10 और 12 यानी कि 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी, जैसे कि की जाती रही है, लेकिन लक्ष्य के रूप में समग्र विकास के साथ फिर से इसे डिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन इसका जो एम है 10th और 12th की परीक्षाओं का 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के एम को चेंज करते हुए इसको रीडिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन बोर्ड परीक्षाएं जैसी होती चली आई हैं उसी तरह बोर्ड परीक्षाएं आगे भी होती रहेंगी। एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परफॉर्मेंस असेसमेंट केंद्र बनाया जाएगा, जिसका नाम परख होगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका मैंने हिंदी भी अनुवाद भी कर रखा है। समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। बहुत से एक्रोनिम्स का इंग्लिश में ही पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, वरना उनके मीनिंग में काफ़ी हद तक चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए आप जो इस तरह के एक्रोनिम है उनको इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश किया करें।
परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख के नाम से जाना जाएगा। परख। फिर है हमारा समान और समावेशी शिक्षा, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई अवसर खोने ना पाए। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों, SEDG, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसमें लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान और विकलांगता शामिल है। इसमें लिंग समावेश निधि की स्थापना और वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र भी शामिल हैं। विकलांग बच्चों को क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और अन्य सहायता तंत्रों के अनुरूप शिक्षकों के समर्थन के साथ नींव चरण से उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। यानी कि फाउंडेशनल कोर्सेज से लेके एजुकेशन की फाउंडेशन यानी कि प्री स्कूलिंग से लेकर हायर एजुकेशन तक उनको स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हर राज्य जिले को कला संबंधी, करियर संबंधी और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुफ्त स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग समाज चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है। फिर है मजबूत शिक्षक भर्ती और कैरियर पथ, रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पाथ। शिक्षकों को मजबूत पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति मेरिट आधारित होगी, जिसमें बहुस्रोत आवधिक प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र और शैक्षिक प्रशासक या शिक्षक बनने के लिए उपलब्ध प्रगति पथ होंगे। शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षक मानक NPST, NCERT, SCRT, ERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, शिक्षकों और विशेषज्ञ संगठनों के साथ 2022 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षक मानक, इसे कब विकसित किया जाएगा? 2022 तक। स्कूल शिक्षा के लिए मानक स्थापना और प्रत्यायन, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। प्रत्यायन यानी कि इनको मान्यता देना। NEP 2020 में नीति निर्माण, विनियमन, रेगुलेशन, संचालन और शैक्षणिक मामलों के लिए स्पष्ट अलग प्रणाली की परिकल्पना की गई है। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण स्थापित करेंगे। स्कूल मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी विनियामक सूचनाओं का पारदर्शी, सार्वजनिक प्रकटीकरण, सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सभी हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क विकसित करेगा। ये स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा SCERT द्वारा। फिर उच्च शिक्षा, अब यहाँ से ये स्लाइड्स हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन 2035 तक GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना। सकल नामांकन अनुपात इसको 50% तक बढ़ाना, इसका लक्ष्य है 2035 तक हायर एजुकेशन में। NEP 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% 2018 में, आप लेटेस्ट डाटा चेक कर लीजिए एक बार, ये 2018 में डेटा 26.3% था। 2035 तक इसे 50% तक बढ़ाना है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा में, प्रोफेशनल एजुकेशन में। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। समग्र बहुविषयक शिक्षा, हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इस नीति में लचीले पाठ्यक्रम के साथ व्यापक आधारित बहुविषयक समग्र स्नातक शिक्षा की परिकल्पना, विषयों का रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और उचित प्रमाणीकरण के साथ नए निकास बिंदु शामिल है, यानी कि एग्जिट सिस्टम भी इसमें शामिल है।
इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प और उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ यूजी शिक्षा 3 या 4 साल की हो सकती है। यानी कि इसमें एग्जिट सिस्टम भी होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे अपनी ग्रेजुएशन हायर स्टडीज को बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर करके ड्रॉप कर दें या सेकंड ईयर करके। इसी तरह इंजीनियरिंग या अदर प्रोफेशनल कोर्स में भी बहुत से बच्चे किसी भी पर्सनल रीजंस की वजह से बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, तो उनका वो ड्रॉप किए हुए ईयर भी बेकार नहीं जाएंगे। अभी तक जैसे कि बेकार हो जाते हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सिंपली ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, तो आप पहला या दूसरा साल करके छोड़ देते हैं, तो आपके ये 2 साल तो खराब हो गए। लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह का आपको नुकसान नहीं होगा। इसमें 1 वर्ष के बाद के लिए यदि आपने 1 वर्ष पूरा कर लिया है अपनी ग्रेजुएशन का, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जिसकी 1 साल की वैलिडिटी होगी। 1 साल के सर्टिफिकेट की 1 साल वाली वैलिडिटी होगी। अगर 2 साल कंप्लीट कर दिए हैं तो आपको एक एडवांस डिप्लोमा होल्डर माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा एडवांस डिप्लोमा होल्डर। अगर 3 साल के बाद स्नातक डिग्री मिली, डिग्री 3 साल की है तो आप 3 साल बाद स्नातक हो ही जाएंगे। और अगर डिग्री 4 साल की है तो 4 साल के बाद डिग्री में अनुसंधान का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, यानी कि रिसर्च फेलोशिप आपको डिग्री में दी जाएगी। फिर राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के लिए अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। फिर हमारा विनियमन रेगुलेशन, इसका रेगुलेशन किस तरह होगा हायर एजुकेशन का। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अतिव्यापी व्यापक निकाय के रूप में की जाएगी। यानी कि इस मेडिकल के लिए और कानूनी शिक्षा, लॉ की शिक्षा के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। उसके अलावा इसके लिए MCI है, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन भी हो गया है NMC। HEC के उसके अलावा बाकी सारी हायर एजुकेशन के लिए विनियमन ये शिक्षा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा किया जाएगा। HECI भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के पास 4 स्वतंत्र कार्य क्षेत्र हैं नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए। इसके पास 4 कार्य क्षेत्र हैं, जैसे उच्च शिक्षा नियामक परिषद, फिर है दूसरी मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, और मान्यता के लिए यानी कि एक्रीडिटेशन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये नियमन के लिए उच्च शिक्षा नियामक परिषद, मानक सेटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए है सामान्य शिक्षा परिषद, और वित्त पोषण फाइनेंस अवेलेबल कराने के लिए है उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, ग्रांट्स कमीशन काउंसिल, और मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। फिर भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से फेसलेस हस्तक्षेप के माध्यम से कार्य करेगा और उच्च शिक्षण संस्थानों को मानदंडों और मानकों के अनुरूप नहीं होने के लिए दंडित करने की भी शक्तियां इस हायर एजुकेशन काउंसिल को दी जाएंगी, कमीशन को दी जाएंगी। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को नियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए समान मानदंडों द्वारा शासित किया जाएगा। यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए स्टैंडर्ड जो है सेम रखे जाएंगे, एक समान मानक रखे जाएंगे। तर्क संगत संस्थागत वास्तुकला, उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े अच्छी तरह से पुनर्जीवित जीवंत बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित किया जाएगा जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक जुड़ाव प्रदान करेंगे। कॉलेजों की संबद्धता को 15 वर्षों में चरणबद्ध किया जाना है और कॉलेजों को श्रेणीबद्ध स्वायत्ता प्रदान करने के लिए यानी कि 2035 तक इनको स्टेप वाइज करना है। स्वायत्ता प्रदान करने के लिए एक मंचवार तंत्र स्थापित किया जाना है। समय के साथ ये परिकल्पना की गई है कि हर कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाला कॉलेज होगा या एक विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित होगा। प्रेरित, सक्रिय और सक्षम निकाय, मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी। NEP स्पष्ट रूप से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्पष्ट रूप से परिभाषित स्वतंत्र पारदर्शी भर्ती, पाठ्यक्रम डिजाइन करने की स्वतंत्रता, शिक्षण उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने, संस्थागत नेतृत्व में आंदोलन करने, भागीदारी करने, NEP को प्रेरित करने, सक्रिय करने और निर्माण की क्षमता के लिए सिफारिशें करता है। बुनियादी मानदंडों पर काम नहीं करने वाले संकाय को जवाबदेह ठहराया जाएगा। संकाय यानी कि फैकल्टी को जवाबदेह, अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। अब शिक्षा, टीचर्स एजुकेशन के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2021 NCERT के परामर्श से NCTE द्वारा तैयार किया जाएगा।
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 साल की एकीकृत बीएड डिग्री होगी। 2030 तक यानी कि बीएड डिग्री, इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी, जो कि जिसकी अवधि 4 वर्ष की होगी। घटिया शिक्षक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, एससी, एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य एसईडीजी, सोशली इकोनॉमिकली डीजी डिप्राइव्ड ग्रुप्स से संबंधित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार, समर्थन, बढ़ावा और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। निजी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपने छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, ओपन लर्निंग या डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जीईआर सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल रिपोजिटरी अनुसंधान के लिए धन, बेहतर छात्र सेवाएं, MOOC मूक्स की क्रेडिट आधारित मान्यता, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में ICT वाले में चर्चा की थी, जैसे उपायों को सुनिश्चित करने के लिए लिया जाएगा ताकि ये उच्चतम गुणवत्ता वाले कक्षा कार्यक्रमों के बराबर हों। फिर है हमारा भारतीय भाषाओं का प्रचार। सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, समृद्धि और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में संस्कृत और सभी भाषा विभागों के पाली, फारसी और प्राकृत सुदृढ़ीकरण के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की सिफारिश करता है और अधिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा उपयोग करता है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत सहयोग और छात्र और संकाय दोनों की गतिशीलता, स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों की गतिशीलता के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और हमारे देश में परिसरों यानी कि कैंपस को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंक वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अब तक आपने देखा होगा कि जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे आपकी ऑक्सफोर्ड है या कैम्ब्रिज है या MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके कैंपस खोलने की अनुमति भारत में नहीं है। अब इनको अनुमति दी जाएगी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, ताकि हमारे यहाँ कंपटीशन बढ़े और हमारे यहाँ के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे से अच्छी गुणवत्ता वाली क्वालिटी एजुकेशन और फंक्शनल एजुकेशन प्रदान कर पाएँ। फिर है हमारा व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन। सभी व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। स्वायत्त तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय आदि बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य रखेंगे। प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा नीति का लक्ष्य 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है। शिक्षा का वित्त पोषण, केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द GDP के 6% तक पहुंचने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में इस बार कि हायर एजुकेशन शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बजट का कितना प्रतिशत का एजुकेशन की फील्ड में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपको बताना है 6%। NEP 2020 के परिणाम, आउटकम्स ऑफ द NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2030 तक SDG 4 के या ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। ये आप में से बहुत से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों ने सुना होगा इसके बारे में। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनका लक्ष्य 2015 से 2030 तक हर देश को जो कि UN का मेंबर है उसको हासिल करना है ये लक्ष्य। तो उसका गोल नंबर 4 एजुकेशन से रिलेटेड है। ये SDG 4 एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके साथ संरेखित करके ECCE से माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, 2025 तक राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से मूलभूत शिक्षा और संख्यात्मक कौशल को बनाए रखना, 2030 तक प्री, इसलिए सारे टारगेट मोस्टली 2030 तक ही लिए गए हैं SDG के गोल 4 के अकॉर्डिंग। 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% GER सकल ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करना, प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल तक यानी कि प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक।
जो लिटरेसी रेट है वो GER है वो 100% प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। 2 करोड़ स्कूली बच्चों को वापस लाना। 2023 तक मूल्यांकन सुधार के लिए तैयार किए जाने वाले शिक्षक। 2030 तक सभी समावेशी और न्याय संगत शिक्षा प्रणाली। मुख्य अवधारणाओं और ज्ञान के अनुप्रयोग का परीक्षण करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं। हर बच्चा कम से कम एक कौशल सीखकर स्कूल से बाहर निकले। ये भी इस नीति का उद्देश्य है कि हर बच्चा जो स्कूल शिक्षा कंप्लीट करके बाहर आए, स्कूल से निकले, तो उसके पास कम से कम एक वोकेशनल स्किल कंपलसरी होनी चाहिए। ये गांधी जी के विचारों से लिया गया है ये लक्ष्य। सार्वजनिक और निजी स्कूलों में सीखने के सामान्य मानक, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों में सीखने के जो लर्निंग के स्टैंडर्ड्स हैं और रूल्स हैं वो दोनों में समान होंगे, एक समान होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट में अलग और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अलग, एक समान मानक तय किए जाएंगे। तो आज ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया और लगभग मैंने जहाँ तक मुझसे हो सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपके सारे लेक्चर्स, सारी स्कीम्स और पोर्टल इंपॉर्टेंट कवर करने की। वैसे तो बहुत हैं, आप एक महीने भी पढ़ते रहेंगे तो ये पोर्टल कवर नहीं होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर किए हैं। स्पेशली मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ब्रॉडली कवर किया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।